हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम प्रतियोगिता दर्पण से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम वाला पेज खुल करके आ गया है। अगर आप जानना चाहें कि ये पेज जो है ये जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है वो हम कहाँ से पढ़ेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रतियोगिता दर्पण मासिक जो मैगजीन है उससे हम पढ़ेंगे। मार्च 2023 का ये मैगजीन है। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम वाले पेज पे। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पूरा का पूरा जो दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम उसको रीड करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के करंट अफेयर्स के सारे वीडियो आपके सामने सबसे पहले आए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम टॉपिक्स को पहले रीड करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं इस मंथ के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में। सबसे पहले तो यहाँ दिया गया है कि 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में संपन्न। ठीक है, सेकंड दिया गया है 1961 के बाद पहली बार चीन की संख्या में गिरावट, चीन की जनसंख्या में गिरावट। ठीक है, तीसरा दिया गया है मौसम संबंधी वैश्विक एजेंसियों के अनुसार 2022 अब तक का 5वां या 6ठा सबसे गर्म वर्ष। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों भारत व पाकिस्तान के बीच अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान और अपनी जेल में बंद एक दूसरे के कैदियों की सूचियों का भी आदान प्रदान। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों विभिन्न देशों के पासपोर्ट्स की वैश्विक रैंकिंग 2023, जापान व सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे अधिक शक्तिशाली, भारतीय पासपोर्ट का 85वां स्थान। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों टॉपिक जो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 180 देशों में 85वां स्थान, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों यूक्रेन से विस्थापित मेडिकल छात्रों की आगे की पढ़ाई पर विचार हेतु सरकार द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन। नेक्स्ट दिया गया है भारत द्वारा 2028-29 के लिए सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हेतु दावेदारी। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों न्यूजीलैंड में जेसिंडा आर्डन का प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र, क्रिस हिपकिंस नए प्रधानमंत्री। लास्ट में जो करंट अफेयर्स का इंटरनेशनल रिलेशन दिया गया है वो दिया गया है मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी का भारत यात्रा। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो हमने टॉपिक्स पढ़ा वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड टॉपिक चीन की जनसंख्या में गिरावट, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड टॉपिक, ये फोर्थ टॉपिक। यहाँ पे थर्ड टॉपिक में आप देख सकते हैं भारत व पाकिस्तान के बीच अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान। ठीक है, यहाँ पे कुछ सूचकांक दिए गए हैं उनको भी हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 180 में से 85वां स्थान लाया है भारत, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, साथ में यहाँ पे देखेंगे कि यूक्रेन से जो विस्थापित मेडिकल छात्र हैं उसके आगे की पढ़ाई के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूजीलैंड में जेसिंडा आर्डन का प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र हुआ, क्रिस हिपकिंस जो है वो नए प्रधानमंत्री बने। ये जो जेसिंडा आर्डन थी वो पहली महिला प्रधानमंत्री सबसे कम उम्र की थी न्यूजीलैंड की। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी का भारत यात्रा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं पढ़ना। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं टॉपिक फर्स्ट 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में संपन्न हुआ। यहाँ लिखा है विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में भारत का 17वां प्रवासी दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर में संपन्न हुआ। प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ने तथा उनको आपस में जुड़ाव के अवसर प्रदान करने के लिए यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसका आयोजन अब 2-2 वर्ष के अंतराल पर होता है। कोविड-19 महामारी के कारण पिछला 16वां सम्मेलन जनवरी 2021 में वर्चुअल तरीके से ही आयोजित किया जा सका था, जबकि उससे पूर्व 15वां सम्मेलन जनवरी 2019 में यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया गया था। इस प्रकार 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था कि 4 वर्ष के अंतराल के पश्चात एक भौतिक कार्यक्रम के रूप में यह आयोजित किया गया।
इस वर्ष 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम डायस्पोरा यानी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, डायस्पोरा का मतलब होता है रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, 70 देशों के 3500 से अधिक प्रवासियों ने इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में भाग लिया। इस कन्वेंशन के तहत 8 जनवरी 2023 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य सुश्री जेनेटा मार्स्करेन्हास, ठीक है, जेनेटा मार्स्करेन्हास जो है वो भी युवा भारतीय प्रवासी दिवस में सम्मानित अतिथि थी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है मास्करेन्हास। ठीक है, थोड़ा सा लंबा नेम है, जेनेटा मास्करेन्हास। नेक्स्ट है दोस्तों, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली तथा विशिष्ट अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भी इसे संबोधित किया। सुरक्षित, व्यवस्थित एवं कुशल प्रवासन के महत्व को रेखांकित करने के लिए एक स्मारक डाक टिकट सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं भी उद्घाटित समारोह में जारी किया गया। भारत की आज़ादी में हमारे डायस्पोरा स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को उजागर करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में डायस्पोरा का योगदान विषय पर एक डिजिटल पीबीडी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया। नेक्स्ट है दोस्तों, सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे प्रत्येक प्रवासी भारतीय को भारत का राष्ट्रदूत कहते हैं। हाल के वर्षों में देश की असाधारण उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया वैक्सीन और भारतीयों को 220 करोड़ से अधिक मुफ्त खुराक के रिकॉर्ड टीकाकरण के आंकड़ों का उदाहरण दिया। अस्थिरता के मौजूदा दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के उभरने और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का भी जिक्र उन्होंने किया। तेजस लड़ाकू विमान वाहक पोत INS विक्रांत और परमाणु पनडुब्बी अरिहंत पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के लोगों का भारत के प्रति उत्सुक होना स्वाभाविक है। इसके साथ ही इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों से उन्होंने आग्रह किया कि वे न केवल भारत की संस्कृति और परंपरा के बारे में बल्कि देश की प्रगति के बारे में भी अपनी ज्ञान को समृद्ध करें। 17वें प्रवासी दिवस सम्मेलन में 5 विषयगत पूर्ण सत्र संपन्न हुए। नवाचारों व नई प्रौद्योगिकी में प्रवासी युवाओं की भूमिका, अमृत काल में भारतीय हेल्थ केयर को बढ़ावा देने में भारतीय डायस्पोरा की भूमिका, भारत की सॉफ्ट पावर के लाभ तथा भारतीय कार्यबल की वैश्विक गतिशीलता को सक्षम करना आदि विषयों पर संपन्न इन सभी पूर्ण सत्रों में प्रख्यात प्रवासी विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हुए पैनल चर्चा की गई। सम्मेलन के अंतिम दिन 10 जनवरी को समापन सत्र को राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। प्रवासी भारतीयों को आज वैश्विक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण एवं अद्वितीय ताकत बताते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय प्रवासी की सामूहिक शक्ति और क्षमता राष्ट्र के समावेशी विकास को कई गुना आगे बढ़ाने वाली ताकत होगी। उन्होंने प्रवासी परिवार के हर सदस्य से इस यात्रा में पूर्ण भागीदार बनने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की सोच को पूरा करने के लिए हमारी क्षमताओं को बढ़ाने व अपनी ऊर्जा, अनुभव, विचार, व्यापार कौशल, निवेश, तकनीकी विशेषज्ञता एवं ज्ञान साझा करने में अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हुई कि अपनी ऊर्जा, अनुभव, विचार, व्यापार कौशल, निवेश, तकनीकी विशेषज्ञता और ज्ञान साझा करने में अपना योगदान दे सकते हैं। विदेश में बसे 27 चुनिंदा भारत वंशियों जिन्होंने इस देश के साथ साथ भारत के प्रति भी अपना जुड़ाव प्रदर्शित किया है,
प्रवासी भारतीय सम्मान से राष्ट्रपति श्री मुर्मू ने सम्मानित किया। यह सम्मान पाने वालों में गुयाना के राष्ट्रपति श्री मोहम्मद इरफान अली, ब्राजील के इंडोलॉजिस्ट डॉक्टर दिलीप लाइंडो, सिंगापुर के डीबीएस बैंक के सीईओ पीयूष गुप्ता और अमेरिका की भौतिकी विज्ञानी डॉक्टर अर्चना शर्मा आदि शामिल है। पूरी सूची जो है वो इस बॉक्स में दी गई है। आप इस बॉक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप बाद में पढ़ सकते हैं कि इस बॉक्स में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंदौर प्रवास के दौरान राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू व प्रधानमंत्री श्री मोदी ने के सम्मेलन से इतर गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे, तथा सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो इस सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि थे, से द्विपक्षीय संबंधों पर अलग अलग वार्ताएं भी की। सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री संतोखी 8 से 14 जनवरी तक तथा गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली 7 से 14 जनवरी की भारत की आधिकारिक यात्रा पर भी थे। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों 17वां भारतीय प्रवासी दिवस। इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया। प्रवासी भारतीय दिवस को हर 2 साल में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विदेश में रहने वाले भारतीय समुदाय का भारत सरकार के साथ संबंध मजबूत करना और उसकी जड़ों के साथ फिर से जोड़ना है। दुनिया भर में 200 देशों में लगभग 3 करोड़ 20 लाख भारतवंशी रहते हैं। भारत के 9 से 11 जनवरी 2003 के दौरान प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के लिए 9 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीयों की अधिक संख्या वाले देश, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कितने प्रवासी भारतीय हैं। आप इस मैप का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कनाडा में है इतना 16,89,055 लगभग इतना है। अमेरिका में कितना है, 44,60,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ टोबागो में आप देख सकते हैं 5,56,800, नीदरलैंड में 2,40,000, ब्रिटेन में 17,64,000, फ्रांस में 1,09,000, इटली में 2,03,052। ठीक है, गुयाना में 2,99,000, सूरीनाम में 2,37,205। इस तरह के बहुत सारे हर देश में अलग अलग हैं। इसका मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा करंट अफेयर्स का। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बाद में आप इसको बड़े आराम से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 1961 के बाद पहली बार चीन की जनसंख्या में गिरावट। देखते हैं इसमें क्या है, चीन की जनसंख्या में गिरावट कैसे हुआ। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन में 1961 के पश्चात पहली बार जनसंख्या में गिरावट 2022 में आई है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स (NBS) द्वारा 17 जनवरी 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 के अंत में मेनलैंड चीन की जनसंख्या यानी मुख्य भूमि की जनसंख्या 1.4117 अरब यानी कि 141.175 करोड़ थी, जबकि एक वर्ष पूर्व यानी कि एक वर्ष पहले 2021 के अंत में यह जनसंख्या 1.41,260 अरब दर्ज की गई थी। इस प्रकार 2021 की तुलना में 2022 में चीन की जनसंख्या में 8,50,000 की कमी हुई है। 1961 के बाद पहली बार 2022 में चीन की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है। 2022 में जनसंख्या घटने के कारण जन्म दर में गिरावट है। ठीक है, 2022 में जनसंख्या घटने का कारण क्या है, तो जन्म दर में गिरावट है। जबकि 1961 में चीनी जनसंख्या में गिरावट का कारण तत्कालीन राष्ट्रपति माओ त्से तुंग की ग्रेट लीप फॉरवर्ड थी। ठीक है, तो इस नीति को माना जाता है 1961 में जनसंख्या गिरने का कारण, और अभी तो जन्म दर में गिरावट है। GLF नीति के तहत यानी कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड के तहत एक और तो औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया था।
वहीं दूसरी ओर कृषि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून पद्धति शुरू कर दी गई थी, जिसमें कृषक सामूहिक रूप से खेती करते थे। और ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान के दौरान भयंकर सूखे ने चीन में तबाही मचा दी, जिसमें लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए। इसलिए 1961 में चीन की जनसंख्या में गिरावट हुई थी। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार 2021 की तुलना में 2022 में कम शिशुओं का जन्म हुआ है। ब्यूरो के अनुसार 2021 में देश में 10.62 मिलियन नवजात शिशुओं का पंजीकरण हुआ था, जबकि 2022 में यह संख्या 9.56 मिलियन ही रही। ब्यूरो के अनुसार 2021 में वहां जन्म दर 7.52 प्रति हजार थी, जो घटकर 2022 में 6.77 प्रति हजार रही है। इसके विपरीत 2022 में मृत्यु दर वहां 7.37 प्रति हजार दर्ज की गई थी। लेकिन इस प्रकार 2022 में 22 के दौरान जन्म लेने वाले शिशुओं की तुलना में मरने वाले लोगों की संख्या अधिक रही है। चीनी जनसंख्या में गिरावट का आर्थिक प्रभाव काफी बुरा हो सकता है। चीन में अब जन्म लेने वालों की संख्या जहां घट रही है, वहीं बूढ़े होने वालों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इससे आने वाले वर्षों में कार्यशील जनसंख्या यानी वर्किंग पॉपुलेशन घटने लगेगी। इससे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जनसंख्या घटने की प्रवृत्ति पर अंकुश के लिए नीतिगत कदम चीन के द्वारा हाल ही के वर्षों में उठाए गए हैं। 35 वर्ष से चली आ रही एक बच्चे की नीति में ढील वहां 2016 में दी गई थी, जब 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति परिवार को दी गई थी। 2021 में यहाँ लिखा है 2021 में कहा गया, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है और जिनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि की जा चुकी है वह पाकिस्तान। यहाँ पे दोस्तों इधर हम लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद 2021 के बाद तीसरे बच्चे के लिए भी परिवार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए नगद सहायता के साथ साथ करों में छूट भी अब वहाँ दी जा रही है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ बॉक्स बनाकर दिया गया है। मौसम संबंधी वैश्विक एजेंसियों के अनुसार 2022 में अब तक का 5वां या 6ठा सबसे गर्म वर्ष, ठीक है। 2022 जो है अब तक का 5वां या 6ठा सबसे गर्म वर्ष रहा। चलिए देखते हैं कि इसमें डिटेल से क्या लिखा गया है। बीते वर्ष 2022 को भारत के लिए अब तक का 5वां सबसे गर्म वर्ष भारतीय मौसम विभाग यानी भारतीय मौसम विभाग IMO ने जहां करार दिया है, वहीं संपूर्ण विश्व के लिए अलग अलग संगठनों के अलग अलग निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं। मौसम के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व मौसम संगठन, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO की 12 जनवरी 2023 की एक अंतिम रिपोर्ट में 2022 को अब तक का 5वां या 6ठा सबसे गर्म वर्ष बताया गया है। संगठन की विज्ञप्ति में कहा गया है कि 2022 के दौरान विश्व का औसत तापमान औद्योगिकरण से पहले के यानी 1850 से 1900 ईस्वी औसतन तापमान की तुलना में 1.15 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। संगठन के अनुसार 2011 से 2022 के दशक में औसतन तापमान औद्योगिकरण के पूर्व के औसतन तापमान से 1.09 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा था, जबकि 2013 से 2020 के दशक में इससे 1.14 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। विश्व मौसम संगठन की उपर्युक्त विज्ञप्ति के अनुसार 1980 के दशक के पश्चात प्रत्येक दशक में औसत तापमान पिछले दशक के औसत तापमान की तुलना में अधिक रहा है। इस प्रवृत्ति के अभी जारी रहने की आशंका संगठन ने व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र संघ की इस एजेंसी के अनुसार विश्व में अब तक के सबसे गर्म 8 वर्ष 2015 के पश्चात ही रहे हैं। अब तक के सबसे गर्म पहले 3 वर्ष क्रमशः 2016, 2019 और 2020 विश्व मौसम संगठन के अनुसार रहे हैं। अन्य एजेंसियों की रिपोर्ट। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा की अध्ययन रिपोर्ट में वर्ष 2022 को अब तक का 5वां सबसे गर्म वर्ष बताया गया है। इस प्रकार यह 2015 के साथ संयुक्त रूप से 5वां सबसे गर्म वर्ष माना गया है। वर्ष 2015 को सबसे पहले अब तक 5वां सबसे गर्म वर्ष नासा के अध्ययन में बताया गया था। यूरोपीय संघ की मौसम संबंधी एजेंसी कोपरनिकस ने भी अपने
अपनी अध्ययन रिपोर्ट में 2022 को अब तक का 5वां सबसे गर्म वर्ष जनवरी 2023 में अपनी रिपोर्ट में बताया है। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट में बताया गया है कि अब तक के सबसे गर्म 8 वर्ष 2014 के बाद से ही रहे हैं, जिनमें सबसे गर्म वर्ष 2016 को बताया गया है। अमेरिकी प्रकाशन की मौसम संबंधी आधिकारिक एजेंसी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA ने जनवरी 2023 में अपनी एक रिपोर्ट में 2022 को 1880 ईस्वी के बाद अपना अब तक का छठा सबसे गर्म वर्ष बताया है। ठीक है, तो अलग अलग एजेंसियों ने अलग अलग रिपोर्ट जारी किया है, लेकिन लगभग सभी एजेंसियों ने लगभग सेम ही रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, 2016 जो है वो सबसे गर्म वर्ष सभी एजेंसियों के निष्कर्ष निकालने से पता चलता है, और 2022 जो है वो 5वां या छठा सबसे गर्म वर्ष रहा है 2014 के बाद से। यहाँ पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, भारत व पाकिस्तान के बीच अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान, अपनी जेलों में बंद एक दूसरे के कैदियों की सूचियों का भी आदान प्रदान। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं कि किस तरह का आदान प्रदान हुआ है, किस तरह का आदान प्रदान होता है और कब से ये सब चीजें शुरू की गई हैं। ठीक है, वर्ष 1988 के एक आपसी द्विपक्षीय समझौते के अनुपालन के तहत भारत व पाकिस्तान अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान 1 जनवरी 2023 को किया। राजनयिक स्तर पर किए गए इस आदान प्रदान के तहत भारत ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्च आयोग के प्रतिनिधि को सौंपी, जबकि पाकिस्तान ने अपने ऐसे प्रतिष्ठानों की सूची इस्लामाबाद में भारतीय उच्च आयोग के एक प्रतिनिधि को सौंपी। इसके साथ ही दोनों देशों ने अपनी जेलों में बंद एक दूसरे के नागरिकों की सूचियों का आदान प्रदान भी 1 जनवरी को किया। ताजा सूचियों के अनुसार इस समय 750 भारतीय पाकिस्तानी जेलों में निरुद्ध हैं। इनमें 664 मछुआरे हैं और 15 अन्य असैनिक नागरिक हैं। भारतीय जेलों में निरुद्ध पाकिस्तानी कैदियों की संख्या 434 भारत द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में बताई गई है, और इनमें 95 मछुआरे व 329 अन्य नागरिक हैं। पिछले वर्ष 1 जुलाई 2022 को पाकिस्तान द्वारा सौंपी गई सूची के अनुसार उस समय 682 भारतीय नागरिक पाकिस्तानी जेलों में निरुद्ध थे, जबकि 633 मछुआरे जिनमें 633 मछुआरे व 49 अन्य नागरिक थे। भारत द्वारा 1 जुलाई 2022 को पाकिस्तान को सौंपी गई सूची के अनुसार उस समय भारतीय जेलों में निरुद्ध पाकिस्तानियों की संख्या 365 थी, जिसमें 73 मछुआरे और 292 अन्य नागरिक थे। भारत सरकार ने पाकिस्तान की हिरासत से असैनिक कैदियों, लापता भारतीय रक्षा कर्मियों और मछुआरों को उनकी नौकाओं के साथ शीघ्र रिहा करने और स्वदेश वापसी का आह्वान किया है। इस संदर्भ में पाकिस्तान को 631 भारतीय मछुआरों और 2 भारतीय नागरिक कैदियों की रिहाई और प्रत्यावर्तन में तेजी लाने के लिए कहा गया है, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है और जिनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि की जा चुकी है और पाकिस्तान को अवगत करा दिया गया है। परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों को ऐसे आदान प्रदान के लिए दोनों देशों के बीच समझौता 31 दिसंबर 1988 को हुआ था, जिसके तहत ऐसा पहला आदान प्रदान 1 जनवरी 1992 को हुआ था। उसके पश्चात प्रतिवर्ष 1 जनवरी को यह आदान प्रदान दोनों देशों द्वारा किया जाता है। कैदियों की सूचियों के आदान प्रदान के लिए दोनों देशों के बीच समझौता 31 मई 2008 को हुआ था। इस समझौते के तहत यह आदान प्रदान वर्ष में 2 बार 1 जनवरी व 1 जुलाई को किया जाता है। तो इस तरह की चीजें हैं। आपने पढ़ा कि कितने कैदी भारत में पाकिस्तान के कैद हैं और पाकिस्तानी जेलों में भारत के कितने कैदी कैद हैं। ठीक है, और जिनकी राष्ट्रीयता पुष्ट हो चुकी है उनको रिहा करने के लिए भी भारत सरकार की ओर से अपील किया गया है। ठीक है, और जल्द ही वे रिहा भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, विभिन्न देशों के पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग 2023।
जापान व सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे अधिक शक्तिशाली, भारतीय पासपोर्ट का 85वां स्थान है। चलिए देखते हैं कि इसको विस्तृत रूप में किस तरह से दिया गया है। विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की ताजा वर्ष 2023 की रैंकिंग ब्रिटेन की हैनले एंड पार्टनर्स शोध टीम, हैनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम द्वारा 11 जनवरी 2023 को जारी की गई। हैनले की पासपोर्ट रैंकिंग में विश्व के 199 देशों के पासपोर्ट शामिल किए गए और तथा यात्रा के 227 गंतव्यों में पहुंच सुविधाजनक होने के लिए रैंक इन्हें प्रदान की गई है। वर्ष 2023 के लिए हैनले पासपोर्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान जापान व सिंगापुर का पासपोर्ट का है, जो विश्व के 193 देशों के गंतव्यों के लिए वीजा के बिना ही प्रवेश सुनिश्चित करता है। इस मामले में दूसरा संयुक्त स्थान दक्षिण कोरिया का है, जिसके द्वारा 192 देशों यानी गंतव्यों के लिए वीजा फ्री एंट्री संभव है। इस श्रृंखला में तीसरा स्थान जर्मनी व स्पेन का और चौथा स्थान फिनलैंड, इटली व लग्जेमबर्ग का तथा पांचवा संयुक्त स्थान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नीदरलैंड व स्वीडन का है। फ्रांस, आयरलैंड, पुर्तगाल व यूनाइटेड किंगडम का इस मामले में संयुक्त रूप से छठा स्थान है, जबकि बेल्जियम, चेक गणराज्य, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड व अमेरिका के पासपोर्ट का इस मामले में संयुक्त रूप से 7वें स्थान पर है। हैनले एंड पार्टनर्स की विभिन्न देशों के पासपोर्ट की यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा प्रदत्त आंकड़ों पर आधारित है। वर्ष 2003 के लिए हैनले पासपोर्ट रैंकिंग में निम्नलिखित 10 देशों के पासपोर्ट पहले 10 स्थान पर हैं। यहाँ पे आप ये इंडेक्स देख सकते हैं जिसमें दिया गया है यहाँ पे रैंक। फर्स्ट रैंक में आप देख सकते हैं जापान और सिंगापुर है। 193 देशों में गंतव्य 193 देशों में वीजा फ्री एंट्री संभव है। ठीक है, अगर यहाँ का वीजा है तो बिना वीजा के आप 193 देशों में जा सकते हैं अगर आप सिंगापुर या फिर जापान के नागरिक हैं तो। ठीक है, उसके बाद है सेकंड नंबर पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं दक्षिण कोरिया, जो कि 192 देशों में वीजा फ्री एंट्री मुहैया कराता है। थर्ड नंबर में है जापान, स्पेन, जो कि 191 देशों में वीजा फ्री एंट्री कराता है। चौथे नंबर पे है फिनलैंड, इटली व लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन। ठीक है, सिक्स्थ नंबर पे है फ्रांस, आयरलैंड, पुर्तगाल, यूके। सेवेंथ नंबर में है बेल्जियम, चेक गणराज्य, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड व अमेरिका। सातवें नंबर पे है ऑस्ट्रिया, कनाडा, ग्रीस, माल्टा। 9वें नंबर पे है हंगरी, पोलैंड। ठीक है, 10वें नंबर पे है लिथुआनिया, स्लोवाकिया। ठीक है, जो कि 184 देशों में वीजा फ्री एंट्री मुहैया कराता है। यहाँ पे देखते हैं 199 देशों के लिए प्रदत्त इस रैंकिंग में सबसे निचला 108वां स्थान अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान जो है उसका 108वां स्थान है दोस्तों, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है 108वां स्थान, जो कि सबसे निचला स्थान है। ठीक है, भारत व पड़ोसी देशों की स्थिति। भारत व पड़ोसी देशों की स्थिति। हैनले पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में भारतीय पासपोर्ट को 85 रैंक प्रदान की गई है। यह पिछले वर्ष 2022 के लिए प्रदत्त रैंकिंग 83 से 2 पायदान नीची है। भारत के पड़ोसी देशों में भूटान का 90वां तथा बांग्लादेश का 101वां स्थान इस रैंकिंग में है। वहीं चीन 66वें स्थान पर है। पाकिस्तान की स्थिति इस मामले में बहुत खराब है। इसके पासपोर्ट को 106वीं रैंकिंग हैनले पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में प्रदान की गई है। इससे नीचे 107वें स्थान पर सीरिया, 108वें स्थान पर इराक तथा सबसे अंतिम 109वें स्थान पर अफगानिस्तान है। भारत के पड़ोसी देशों में 103वें स्थान पर नेपाल पाकिस्तान से 3 पायदान ऊपर है। नेपाल जो है वो पाकिस्तान से 3 पायदान ऊपर है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का 180 देशों में 85वां स्थान है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की क्या रिपोर्ट है। यहाँ लिखा है दोस्तों, विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति के लिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन प्रिस्क्रिप्शन इंडेक्स जो है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी CPI जो है, इसकी गणना जर्मनी की संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्राप्त प्रतिवर्ष की जाती है।
तो दोस्तों विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति के लिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। कब जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, ठीक है। 13 विभिन्न मानकों के आधार पर तैयार किए जाने वाले इस भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी CPI के मान जो है 0 से 100 के बीच रहता है और किसी भी देश के लिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का मान जितना कम होता है संबंधित देश में भ्रष्टाचार का स्तर उतना ही अधिक होता है। मतलब इस सूचकांक में जितना कम मार्क्स मिलेगा उतना ही अधिक वहाँ का भ्रष्टाचार का स्तर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किसको कितना रैंकिंग मिला है इसमें। सूचकांक का अधिक मान कम भ्रष्टाचार की स्थिति को दर्शाता है। जर्मनी की गैर सरकारी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 180 देशों क्षेत्रों के लिए यह सूचकांक विगत वर्षों में आकलित किए जाते रहे हैं, जिसमें रैंक का निर्धारण कम भ्रष्टाचार वाले देश से अधिक भ्रष्टाचार वाले देश की ओर होता है। इस प्रकार सर्वोच्च सूचकांक वाले देश को सर्वोच्च रैंक प्रदान की जाती है जो न्यूनतम भ्रष्टाचार की स्थिति को प्रदर्शित करता है, जबकि सबसे कम सूचकांक वाला देश अर्थात सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाला देश सबसे नीचे दर्शाया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के विभिन्न राष्ट्रों के लिए वर्ष 2022 की भ्रष्टाचार बोध सूचकांक रिपोर्ट जनवरी 2023 में जारी की गई है। 31 जनवरी 2023 में जारी इस रिपोर्ट में 180 देशों के लिए यह सूचकांक आकलित किया गया है तथा उनके आधार पर भ्रष्टाचार के संबंध में इन राष्ट्रों की रैंक निर्धारित की गई है। इनमें अधिकांश राष्ट्रों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। भारत के लिए पिछले वर्ष यह सूचकांक 40 आकलित था तथा 180 देशों में 85वां स्थान भारत का था। ताज़ा 2023 की रिपोर्ट में भी भारत के लिए सूचकांक 40 ही है और तथा 180 देशों में भारत का स्थान 85वां ही बना हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वर्ष 2023 की रिपोर्ट में सर्वोच्च पहला स्थान 90 सूचकांक के साथ डेनमार्क का है। वहां भ्रष्टाचार का स्तर सबसे कम माना गया है। उसके पश्चात संयुक्त रूप से फिनलैंड व न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है। इनके लिए यह सूचकांक 87 अंक आकलित किया है। 2021 की 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट में फिनलैंड व न्यूजीलैंड डेनमार्क के साथ ही संयुक्त रूप से पहले स्थान पर थे। पहले कौन था? न्यूजीलैंड और डेनमार्क और फिनलैंड। ये 2021 में जो है वो पहले स्थान पर था, लेकिन अब न्यूजीलैंड और फिनलैंड सेकंड में है और डेनमार्क जो है वो फर्स्ट में है। इन चारों के लिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 85 अंक किए गए हैं। नॉर्वे पिछले वर्ष 7वें स्थान पर था, इस वर्ष 84 सूचकांक के साथ उसका चौथा स्थान है। इसके पश्चात 83 सूचकांक के साथ सिंगापुर व स्वीडन संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर है, जबकि 7वां स्थान स्विट्जरलैंड का है। पहले 10 स्थानों पर रहे इन राष्ट्रों के नाम तालिका में दर्शाए गए हैं। अन्य प्रमुख देशों में ब्रिटेन व अमेरिका का क्रमशः 18वां व 24वां, दक्षिण कोरिया का 31वां, मॉरिशस का 57वां, सऊदी अरब का 54वां और चीन का 65वां स्थान इस वर्ष की रैंकिंग में है। इस वर्ष ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस सूची में सबसे नीचा 180वां स्थान दक्षिण सोमालिया का है। इस प्रकार इसे सर्वाधिक भ्रष्ट देश रिपोर्ट में बताया गया है। सोमालिया 5 वर्षों में इस सूची में सबसे निचले स्थान पर था और पिछले वर्ष वह नीचे से दूसरे स्थान पर था। 12 सूचकांक के साथ सीरिया व दक्षिणी सूडान संयुक्त रूप से नीचे के दूसरे स्थान पर है। 14 सूचकांक के साथ वेनेजुएला इस सूची में एक पायदान ऊपर 177वें स्थान पर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों भ्रष्टाचार सूचकांक के अनुसार ये पूरा का पूरा रिपोर्ट। यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसको छोटा कर देते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप पूरा का पूरा ये जो सूचकांक है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और बाद में इसको पढ़ भी सकते हैं। हालांकि मैंने जो भी था यहाँ पे लिखा हुआ था उसको मैंने रीड कर दिया, लेकिन अगर आप जानना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले करके इसको रख सकते हैं। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में 25वें व 65वें स्थान के साथ क्रमशः भूटान व चीन भारत से बेहतर स्थिति में है।
चीन पिछले वर्ष 66वें व उससे पूर्व 78वें स्थान पर था। अन्य पड़ोसी देशों में श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान व बांग्लादेश की स्थिति भारत से खराब है। श्रीलंका का इस स्थान में जहां 101वां स्थान है, नेपाल 110वें और पाकिस्तान 140वें, बांग्लादेश 147वें, अफगानिस्तान 150वें और म्यांमार 157वें स्थान पर है। इस प्रकार इन देशों में भ्रष्टाचार का स्तर भारत से भी अधिक आकलित किया गया है। इस तरह की चीजें हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है करंट अफेयर्स के इंटरनेशनल अफेयर में, वो है दोस्तों यूक्रेन से विस्थापित मेडिकल छात्रों की आगे की पढ़ाई पर विचार हेतु सरकार द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन। तो यूक्रेन से विस्थापित जो मेडिकल छात्र हैं उनके लिए क्या योजना बनाई गई है भारत के द्वारा, ये हम पढ़ेंगे। यूक्रेन पर रूसी हमले के पश्चात यूक्रेन में चिकित्सा शिक्षा ग्रहण कर रहे हजारों भारतीय छात्रों की यह पढ़ाई अब अधूरी रह गई है। युद्ध के लंबे खींचने के कारण पहले से 5वें वर्ष तक के सभी छात्रों को पढ़ाई प्रभावित है। ऐसे भारतीय छात्रों की संख्या लगभग 20,000 अनुमानित है। चीन में कोविड-19 महामारी के दौरान वहां से विस्थापित छात्र भी उनमें शामिल हैं। इन छात्रों ने सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेते हुए उन्हें सरकार से राहत दिलाने की मांग की थी। छात्रों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए छात्रों की स्थितियों का समाधान खोजने के लिए समिति गठित करने का निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को दिया था। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ को 25 जनवरी 2023 को बताया गया कि न्यायालय के निर्देशानुसार विशेषज्ञ समिति का गठन सरकार ने कर दिया है और समिति की एक बैठक संपन्न भी हो चुकी है। इस मामले में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट 6 सप्ताह में प्राप्त होने की आशा सरकार ने व्यक्त की है और यह रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात सरकार इस दिशा में कोई निर्णय ले सकेगी। इस मामले में आगे सुनवाई के लिए 6 सप्ताह का समय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने दिया है। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें हैं जो छात्र विस्थापित हुए हैं उनके लिए इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। 6 महीने के बाद फिर से रिपोर्ट प्रकाशित होगा, फिर से प्रतियोगिता दर्पण में छपेगा, तो मैं आपको फिर से बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सबसे बाद में हम देखेंगे, पहले इसको हम देखते हैं बॉक्स। ठीक है, भारत द्वारा 2028-29 के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता हेतु दावेदारी। ठीक है, भारत की सुरक्षा परिषद की 2021-22 की 2 वर्षीय सदस्यता 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हुई और इसके साथ ही अब 2028-29 के लिए पुनः अपनी दावेदारी भारत ने दिसंबर 2022 में घोषित कर दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिसंबर 2022 में सुरक्षा परिषद की एक बैठक में ही घोषित कर दिया था कि भारत सरकार पुनः 2028-29 के लिए परिषद की सदस्यता का दावेदार रहेगा। भारत अब तक 8 बार सुरक्षा परिषद की द्विवार्षिक सदस्यता के लिए चुना जा चुका है और परिषद में सदस्य के रूप में उसके 8 कार्यकाल 1950, 51, 1967, 68, 73, 77, 78, 84, 85, 91, 92, 2011, 12, 2021, 22 रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जापान सर्वाधिक 12 बार सुरक्षा परिषद की 2 वर्षीय अस्थायी सदस्यता हेतु चुना जा चुका है। दूसरे स्थान पर ब्राजील 11 बार 2-2 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद का सदस्य रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों न्यूजीलैंड की जेसिंडा ऑर्डन का प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र। क्रिस हिपकिंस नए प्रधानमंत्री बने न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डन ने जनवरी 2023 में अचानक ही पद छोड़ने की घोषणा कर दी और सभी को चौंका दिया। 42 वर्षीय जेसिंडा ने अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री के पद में कार्यभार संभाला था तथा वह इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल 7 फरवरी तक था, किंतु इससे पूर्व ही 19 जनवरी को त्यागपत्र की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास अब देश का नेतृत्व करने की ऊर्जा नहीं बची है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी चुनाव लड़ने के लिए उनका कोई इरादा नहीं है तथा अब वह अपनी बेटी की ओर ध्यान देना चाहती है और साथ ही लंबे समय से उनके साथी क्लर्क गेफोर्ड के साथ विवाह का भी समय आ चुका है।
37 वर्ष की उम्र में जब प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार उन्होंने संभाला था, उस समय विश्व की सबसे युवा महिला राष्ट्र प्रमुख वह बनी थी और भारत के पद पर रहते हुए ही पुत्री को जन्म उन्होंने दिया था। उसके बाद क्या है दोस्तों, बाद में पद पर रहते हुए ही पुत्री को उन्होंने जन्म दिया था। मतलब प्रधानमंत्री ही थी और ये प्रेग्नेंट भी हुई और पुत्री का जन्म भी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, जहां बेनजीर भुट्टो के पश्चात प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मां बनने वाली दूसरी प्रधानमंत्री थी। बेनजीर भुट्टो के बाद मां बनने वाली प्रधानमंत्री दूसरी थी। ठीक है, दूसरी प्रधानमंत्री थी। जोसिंडा ऑर्डन के त्यागपत्र के पश्चात इनकी पार्टी लेबर पार्टी ने क्रिस हिपकिंस को पार्टी का नया नेता 22 जनवरी को चुना। हिपकिंस ने 25 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 44 वर्षीय हिपकिंस न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री हैं। पूर्व वर्ष में वह शिक्षा और पुलिस मंत्रालय संभाल चुके हैं और प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के पश्चात उन्होंने अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। न्यूजीलैंड में नए चुनाव अक्टूबर 2023 में होने वाले हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी की भारत यात्रा। नेक्स्ट टॉपिक है, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने 3 दिन भारत की राजकीय यात्रा 24, 25, 26 जनवरी 2023 को की। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में राजकीय मेहमान के रूप में वह आमंत्रित थे। भारत की उनकी यह तीसरी यात्रा थी जिससे वह अक्टूबर 2015 में नई दिल्ली में संपन्न तीसरे भारत अफ्रीका फोरम सम्मेलन में भागीदारी लिए और बाद में सितंबर 2016 में द्विपक्षीय राजकीय यात्रा में वह भारत आए थे। जनवरी 2023 की भारत की इस यात्रा के लिए अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ वह 24 जनवरी की साय नई दिल्ली पहुंच गए थे तथा राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत 25 जनवरी प्रातः हुआ, जिसके पश्चात राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की और 25 जनवरी को ही बाद में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उनसे भेंट की और जिसके पश्चात मेजबान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी वार्ता संपन्न हुई। हैदराबाद हाउस में हुई इस बैठक में आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा दोनों देशों ने स्वीकार किया तथा इसके विरुद्ध मिलकर संघर्ष करने की सहमति दोनों देशों ने व्यक्त की। दोनों देश मिलकर आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को सचेत करेंगे। रक्षा उद्योग को मजबूत करने और खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान का भी फैसला लिया गया। कट्टरपंथ के विस्तार से संबंधित साइबर स्पेस के इस्तेमाल पर भी चर्चा बैठक में की गई। तो कट्टरपंथ के इस्तेमाल के लिए साइबर स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है, उस पर भी चर्चा की गई तथा तय किया गया कि दोनों देश इससे निपटने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे। यूक्रेन संकट के कारण प्रभावित फूड सप्लाई को फिर से सामान्य करने पर चर्चा दोनों नेताओं ने की और साथ ही व्यापार, निवेश और आयात निर्यात को बढ़ाने की सहमति वार्ता में हुई। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 में 7.26 अरब डॉलर का था। विशेष बात यह है कि यह व्यापार दोनों ओर संतुलित था। 2021-22 में 7.26 अरब डॉलर की द्विपक्षीय व्यापार में भारत का निर्यात 3.274 अरब डॉलर के तथा आयात 3.52 अरब डॉलर के थे। ग्रीन हाइड्रोजन और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग पर चर्चा हुई। बैठक में दोनों देशों के बीच राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की सहमति बनी। भारत और मिस्र पुरानी सांस्कृतिक सभ्यताएं हैं। दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाए जाने पर भी बात हुई ताकि पर्यटन को, नेक्स्ट जो है पेज नंबर 41 पे है, तो हम यहाँ पे पेज नंबर 41 देख लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा नीचे करेंगे, यहाँ पे पेज नंबर 41, ठीक है। यहाँ पे पेज नंबर 41 खोल करके आ चुका है। यहाँ देखिए, दोनों देशों को किया गया, ठीक है। विभिन्न समुद्री परीक्षणों के पश्चात इसे 2023 में ही नौसेना को सौंपे जाने की संभावना है, ठीक है।
इस तरह की चीज़ें हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल जो न्यूज़ है वो ख़त्म हो गया। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, फिर से हम जाते हैं पेज नंबर 16 पे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम वाला पेज है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में पढ़ा प्रतियोगिता दर्पण से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। जितने भी टॉपिक्स प्रतियोगिता दर्पण में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से दिए गए थे वो हमने पढ़ लिया। इसका मतलब है कि इस महीने में जो जो भी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हुई वो सभी की जानकारी हमें हो गई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारा ये जो चैनल है प्रवीण स्टडी पॉइंट, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप NCERT वीडियो देखना चाहते हैं, चैप्टर वाइज पूरा का पूरा वीडियो इसी तरह का देखना चाहते हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्लास 6 NCERT हिस्ट्री पूरा देख सकते हैं, क्लास 7 NCERT हिस्ट्री पूरा का पूरा देख सकते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो देखते रहिए ताकि आपका करंट अफेयर्स बहुत मजबूत हो सके। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम प्रतियोगिता दर्पण से इसका नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।